तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, 10th की तरफ। आप लोगों को लग रहा होगा मेरे कपड़े चेंज हो गए क्योंकि मैं हुड पहन लिया मैंने, मतलब मैं बाहर गया था तो मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th में देखो क्या दे रखा है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो राइट एंगल है क्यू पे। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम ताकि हमें करने में प्रॉब्लम ना आए। तो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, कहाँ पे? राइट एंगल है क्यू पे, तो यहाँ पे क्यू मार्क कर देंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे पी, यहाँ पे मार्क कर देंगे आर। हमें पी क्यू दे रखा है कितना? हमें पी क्यू दे रखा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पी क्यू लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। और ये दोनों साइड का सम दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर, तो जैसे यहाँ पर लिख लेंगे हम सर पी आर प्लस क्यू आर हमारा पास है 25 सेंटीमीटर। चलिए बढ़िया है, कोई बात नहीं, दिया नहीं हमें मतलब क्या बोलते हैं डायरेक्टली पी आर कितना है क्यू आर कितना है निकाल लेंगे। मैं सिखाऊंगा भी कैसे निकालते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, सबसे पहले तो साइन पी कॉस पी टेन पी निकालने के लिए देखो हमें पी आर और क्यू आर तो जरूरत पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे पी आर और क्यू आर को? तो इसको निकालने के लिए देखो सिंपल सी एक चीज आपको करनी पड़ेगी, इनमें से किसी एक साइड को आपको मानना पड़ेगा एक्स। जब भी ऐसा कुछ आए तो आप किसी एक को मान लो एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दो लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब अगर पी आर आपकी एक्स हो गई तो जो क्यू आर वो कितनी हो जाएगी? तो क्या वो 25 - x हो जाएगी? करेक्ट, क्योंकि दोनों का सबसे 25 हो रहा था। अगर एक एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 25 - x। सिंपल। अब अगर मुझे ये सारी वैल्यू पता चल चुकी है, मेरे को ये भी तो पता है पी क्यू कितना होता है, कितना है 5, पी क्यू कितना है 5, तो सारी वैल्यू मेरे पे आ गई। अब मैं इस पर अप्लाई कर दूंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं पी कितना है। अब देखो एच किसको मानेंगे? एच मानेंगे पी आर को, पी आर को मैंने मान लिया एच, तो ये हो गया एच। क्यू आर किसको मानेंगे? वो बी किसको मानेंगे? पी किसको मानेंगे? अब देखो पाइथागोरस थ्योरम में आप पी और बी से कोई मान सकते हो, इंपॉर्टेंट आपका बस एच होता है। ठीक है, तो इसको मैंने पी मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, बस सिंपल। अब मैं पी स्क्वायर की जगह पुट कर दूंगा पी का स्क्वायर यानी कि 25 - x का स्क्वायर, 25 - x का होल स्क्वायर यहाँ पे हम पुट करेंगे। प्लस साथ में हम पुट करेंगे बी का होल स्क्वायर। बी कितना है? 5 का होल स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो एच की वैल्यू क्योंकि एक्स के 10 में थे मैंने यहाँ पे एक्स पुट करा, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब 25 - x स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो निकल करके आता है आपका 625 - 50x और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, ये आता है। ठीक है, और ये आपका फाइव स्क्वायर कितना आएगा? 5 स्क्वायर आएगा आपका 25, यहाँ पे लिख लेना 25 प्लस आपका, और बस इतना ही है, और इक्वल टू आपका है एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सर कि इन सबको हम सॉल्व अगर करें तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल करके आती है? एक बार आप खुद निकालो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, दोनों को साथ में रखते हैं, और ये नंबर जो है ये नंबर जो है सबको साथ में रखते हैं। तो एक काम करते हैं, सारे के सारे नंबर एक तरफ ले आते हैं, सबके सब। ठीक है, तो एक सबसे आसान तरीका क्या क्या है, इसको इधर बुला लो बस। ठीक है, एक्स स्क्वायर को उस तरफ बुला लो बस, तो उसको उधर बुला लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा थोड़ा सा आसान। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ठीक है, मेरा गलती से रब हो गया। तो 625 का 625 रहेगा, इसको मैं बुला लेता हूँ इस तरफ, 25 को कर लेता हूँ इसके पास में, 25 यहाँ आ गया, और -50x इधर आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर तो ऐसे का वैसे ही रहेगा, इस वाले को मैंने यहाँ बुला लिया तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, वहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, तो वहाँ पर हो जाएगा 0, इधर तो कुछ भी नहीं बचा। सिंपल। अब क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये ऐड होके कितना आ जाएंगे? ऐड होके आ जाएगा सर आपका 750, सॉरी 650, आई एम सॉरी 650 ना, 650, गुड। और आपका ये हो जाएगा -50, इसमें तो कोई चेंज आने वाला है नहीं, और ये सर आपके हो जाएंगे 0। क्यों? क्योंकि दोनों दोनों सेम है और दोनों का साइन अलग है, तो हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये जो आपका यहाँ से निकल करके आया है, अगर इसको हम यहाँ पे लिखें 650 -50x इज इक्वल टू 0, तो इसमें हम जो ये जो नंबर है उसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास -50x इज इक्वल टू -650, है ना। अब हमारे पास जो ये बच करके आया है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो -50 को उधर भेज दें, है ना। ये -50 को, जब -50 को उधर भेज देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना -50, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -650 अपॉन -50, माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना, और उसके बाद में 0 से 0 कट जाएगा, है ना, और ये भी इससे कट जाएगा, 65 कट जाएगा 65 से। कितने सा जरा निकाल के देख लो, 13 सा आई थिंक, है ना। तो हमारे पास x आ गया 13। अगर हमारे पास x आ चुका है तो हमारे पास वो भी आ चुका है, क्या नाम है उसका, QR भी आ चुका है। पी आर को माना था ना हमने, एक्स किसको माना था, पी आर को,
ये रहा ना, देखो यहाँ पे ये रहा एक्स माना था पी आर को, तो पी आर आ गया तो क्यू आर भी आ जाएगा। 25 में से एक्स को माइनस कर दो तो हमारे पास पी आर क्यू आर भी आ जाएगा। हमारे पास सब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो यहाँ पे हम बस पुट कर देते हैं। अब इसके आगे लिख लेते हैं सिंपली। तो सर हमारे पास पी आर एक्स की वैल्यू आ गई है 13, और ये आ जाएगा आपका 25 - 13 कितना होगा, आई थिंक होगा ये आपका 25 में से 13 गए 12। यस यस 12, ठीक है। और एच ये तो हमारे पास पहले से 5 का 5 ही है, ठीक है। सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे सिंपली रब करके लिख देता हूँ इनके आगे। इनका नाम क्या क्या था, पी आर क्यू आर और पी क्यू, ठीक है। तो लेट्स जस्ट रब इट आउट। समझ में आ गया ना आपको कैसे निकाला। तो ये मानना ज़रूरी है, ठीक है। एक साइड को आपको एक्स मानना पड़ेगा तब जा करके ये सॉल्व होगा, नहीं तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। आप सॉल्व करना चाहोगे तो मे बी कुछ तरीका हो आपके पास। मैथ्स में तो डिफरेंट तरीके से बनाए जा सकते हैं, बट लेकिन ये बेस्ट तरीका मुझे लगा तो मैं आपको ये बताया। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना सवाल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जो मैं पूछा गया था, हमें पूछा गया था बताइए साइन पी क्या होगा। तो साइन पी लिख लेते हैं। साइन पी का सर फॉर्मूला होता है हमारे पास पी अपॉन एच, जिसमें कि पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में से निकालते हैं एंगल पी को, देखते हैं उसके सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो क्यू आर है वो यहाँ लिख देते हैं क्यू आर अपॉन एच। क्या कौन सी होती है, सबसे लंबी लंबी वाली यानी कि पी आर है ना, 90 डिग्री के सामने वाली। तो ये वाली हो जाएगी हमारे पास एच हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एच का मतलब क्या है, पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो यहाँ लिख देते हैं 12। पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू सर हमारे पास 13, तो यहाँ लिख देते हैं हम 13। पहला आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। और बाकी अभी और निकालते हैं। कॉस पी निकालना है, ठीक है। तो कॉस पी लिखेंगे यहाँ पे, कलर चेंज कर लेते हैं, एक काम करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कॉस पी इज इक्वल टू पी अपॉन या बी अपॉन एच, ठीक है। अब बी किसको लेंगे हम, जो एंगल पी के साइड में होगा, बगल में होगा, यानी कि इसके सामने वाली कौन सी थी, इसके सामने तो आपकी पी बन गई। जो सबसे लंबी साइड है वो तो आपकी एच बन गई। जो बच गई, कौन सी बच गई, पी क्यू बच गई। तो पी क्यू आपकी क्या हो जाएगी, पी क्यू आपकी हो जाएगी बेस। तो यहाँ लिख देते हैं हम पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा पी आर का पी आर। और पी क्यू की लेंथ कितनी है, 5। यहाँ लिखेंगे हम 5, सॉरी। और इसी तरीके से हम देखेंगे क्यू आर की लेंथ कितनी, पी आर की लेंथ कितनी है। पी क्यू की लेंथ कितनी है 5, पी आर की लेंथ कितनी है 13। तो यहाँ लिख देते हैं 13, सिंपल। आपस में ही कट तो ये नहीं, तो इसलिए मैं काट नहीं कर रहा हूँ। अगर ये कटता है आपस में, जैसे मान लो 4 होता तो कट रहता तो आप कट भी कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास, tan p। तो लेट जस्ट कंप्लीटेड। तो tan p इज इक्वल टू पी अपॉन बी। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल पी के लिए, सॉरी इसको थोड़ा इधर करते हैं, मुझे देख नहीं रहा। तो एंगल पी के लिए, एंगल पी ये रहा, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये सामने वाला। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास क्यू आर, और ये हमारी क्यू आर परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। और हमारा बेस क्या आएगा, क्यू आर। बेस कौन सा होगा, अब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो ये जो बच गया वो हमारे पास बेस होगा। बेस कौन सा है हमारे पास, पी क्यू। तो पी क्यू लिख देते हैं हम बेस। और क्यू आर की लेंथ कितनी है, क्यू आर की लेंथ है सर हमारे पास 12, और बेस की लेंथ है हमारे पास पी क्यू की 5। तो 12/5 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, ये मैंने वो एक्सरसाइज का जो आंसर शीट था वो मेरे से अब इसमें है नहीं, वो पीडीएफ वो गुम गया है, क्योंकि मैं वीडियो भी बहुत लेट शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग चेक करना इसका आंसर, आई होप करता हूँ सही आया होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। हमारा 10 पे आ गया 12/5, कॉस पे आ गया हमारे पास 5/13, और हमारे पास साइन पे आ गया 12/13। इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो यहाँ पे थी कि किस तरीके से हम पी आर निकालेंगे, ठीक है, और क्यू आर निकालेंगे। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें एक को एक्स मानना पड़ेगा, उसकी बेसिस पे दूसरा निकल जाएगा 25 - x, और फिर हम सॉल्व कर लेंगे बाकी अप्लाई करके, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में, और इसे रब कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो उसमें कहीं ना कुछ कंसेप्ट लगेगा जो कि हमने पढ़ रखा होगा डेफिनेटली। तो बात कर लेते हैं क्या कंसेप्ट लगेगा और क्या हमारा ट्रू और फॉल्स आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि ये आपका टिक द करेक्ट में आ सकता है, मैथ्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। बात कर लेते हैं क्या दे रखा है। ओके, सो द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या कैसे होना होगा, पक्का है हमेशा, ऑलवेज। इसमें लिख रखा है ऑलवेज कि tan a की वैल्यू हमेशा आपकी, tan a इज ऑलवेज इक्वल टू ऑलवेज लेस देन 1। क्या वो हमेशा 1 से कम आती है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे इसका, पहले तो tan a का फॉर्मूला लिखो आप, कितना होता है p अपॉन b, कितना होता है p अपॉन b। p का मतलब क्या होता है, p का मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर, और b का मतलब होता है आपका बेस,
तो देखो किसी वैल्यू को 1 से कम आने के लिए क्या 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 होना ज़रूरी है, उसका जो डिनोमिनेटर वो 0 होना, वो 1 से कम होना ज़रूरी है। सॉरी 1 से कम नहीं, किसी भी वैल्यू को ये पी अपॉन बी का एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ नंबर है, ठीक है। जैसे मान लो ऊपर 5 हो सकता है, नीचे 2 हो सकते हैं, ऊपर 3 हो सकते हैं, नीचे 2 हो सकता है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या पी और बी, इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, परपेंडिकुलर मान लो ये है और बेस ये है, ठीक है। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बताओ आप कि पी और बी के आपस में कुछ भी हो सकते हैं, छोटे बड़े आपस में, कभी पी बड़ा हो सकता है, कभी बी छोटा हो सकता है, हो सकता है डेफिनेटली। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि ऑलवेज लेस देन 1, 10 हमेशा 1 से कम होगा। किसी भी वैल्यू या किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू, ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना, पी अपॉन बी फ्रैक्शन नंबर है। फ्रैक्शन नंबर को अगर 1 से कम आना है तो उसके लिए आपका बी जो है बड़ा होना चाहिए पी से। क्या हमेशा बी बड़ा होगा पी से? हमेशा होगा, जरूरी तो नहीं है ना। किसी किसी टाइम तो ऐसा भी हो सकता है कि पी बड़ा हो बी से। अगर पी बड़ा हो जाता है बी से, अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो आपका ये वैल्यू 1 से बड़ी आती है। ये सिंपल सा लॉजिक आपको मैं बताऊं। देखो मान लो आपने लिखा 2/1, 2 बड़ा है ना, तो इसका वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। आपने लिखा 1/2, अब कौन सा बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है। तो नीचे वाला नंबर मतलब बेस था ना, यहाँ पे तो फॉर्मूले के हिसाब से बेस था। तो अगर आपका बेस बड़ा हो गया, यानी कि आपका 2 बड़ा हो गया, नीचे वाला बड़ा हो गया, तो आपका ये वैल्यू निकल कर आएगी 0.5, 1 से कम है। तो लेकिन क्या ये ज़रूरी है हमेशा कि भाई हमारे पास बेस जो होगा वो बड़ा होगा हमेशा पी से? ज़रूरी तो नहीं है ना। हाइपोटेन्यूज एक बार के लिए हम बोल सकते थे कि हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा पी से, है ना। पर क्या बेस ज़रूरी है पी से बड़ा होगा? नहीं, क्या पता कभी बेस छोटा हो पी से, और जो कि हो भी सकता है ना। इस वजह से हम बोलेंगे कि ये फॉल्स है, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे पास हमेशा लेस देन पी 1 नहीं होगी। हाँ, हो सकती है, आ सकती है, अगर हमारा बी बड़ा है, क्योंकि बी जो डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपकी वैल्यू 1 से कम आती है। ये लॉजिक है। आपको अगर नहीं पता तो आप लिख सकते हो उसे कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी है, ठीक है, कौन सी वैल्यू, एक मिनट छाद में लगाऊं, डिनोमिनेटर की वैल्यू, हाँ। तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी न्यूमरेटर से बड़ी है, ठीक है। मैं सिंपल से एक फ्रैक्शन फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं फॉर्मूले की बात भी नहीं कर रहा, टहने की बात भी नहीं कर रहा। मैं आपको एक सिंपल सा बता रहा हूँ। अगर एक कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दे रखा है आपको n/d, न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ नंबर होगा 2, या यहाँ पे कुछ होगा 3, 5, 4, 5, 6, कुछ भी होगा। तो इसका जो पूरा पूरा वैल्यू निकल करके आता है ना, ये आपकी 1 से बड़ी आती है। अगर आपका क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बड़ा है डी से, और अगर ये डिनोमिनेटर बड़ा है एंड न्यूमरेटर से, तो ये लेस देन 1 आती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, आपको याद रखना चाहिए। मैं चाहे तो इसे आपको साफ साफ करके लिख देता हूँ कि एक फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन वैल्यू 1 से बड़ी होती है। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे कि मान लेते हैं a/b है, ठीक है। या फिर मैं वही लिख देता हूँ, n/d, समझने के लिए आसान होगा। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। पहले ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, और लेस देन 1 होगी अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, ठीक है। तो इसे आप रिमेंबर रख सकते हो, कभी ना कभी काम आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझने क्या दे रखा है। सी के इज इक्वल टू 12/5। सी के की मतलब क्या है, क्या होता है सी के का फॉर्मूला? सी के का फॉर्मूला होता है हमारे पास, राइटिंग बड़ी गंदी हो गई। सी के का फॉर्मूला हमारे पास होता है h/p होता है। h/p में आपका दे रखा है 12/5, तो उसको लिख देते हैं हम यहाँ पे 12/5 के इक्वल कर देते हैं इसको। ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, चलो इक्वल ऐसे कर देते हैं। अरे रुको, यहाँ पे हम लिख देंगे नीचे की तरफ कि 12/5 जो है वो आपका बराबर है h/p के। ये ठीक है। फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो ये बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, कि ऐसा हो सकता है। तो पहले तो एक एंगल मार्क कर लेते हैं हम, एंगल ए ये होगा, ठीक है। मान लेते हैं एंगल ए ये है, ये बी है, ये सी है। एच हमारे पास 12 है, पी हमारे पास 5 है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बस यही है, एच क्या 12 हो सकता है, पी क्या 5 हो सकता है? यस, एच हमारे पास 12 हो सकता है, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, बिगेस्ट बिगेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो 5 से बड़ी है ना हाइपोटेन्यूज, तो ये ट्रू होगा, ठीक है। सिंपल, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। अब ये सवाल का आंसर देने के लिए आपको एक चार्ट देखना पड़ेगा, वो यहाँ पे है। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, बट अभी आप देख सकते हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो जो आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, इनका फुल फॉर्म या इनका नाम कुछ इस तरह से लिखा होता है।
साइन का नाम तो साइन ही होता है, कॉस का नाम कोसाइन होता है, टैन का नाम टेंजेंट होता है, कोसिक का नाम कोसिकेंट होता है, सिक का नाम सिकेंट होता है, और टैन का नाम और कॉट कॉट का नाम कॉटेंजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए, ये डिनोमिनेटर रेशियो की बेसिकली एक बड़े नेम है, मतलब फुल फॉर्म टाइप नेम है, ठीक है। तो उसमें बोल रखा है कि क्या कॉस ए इसका एब्रीविएशन है, क्या क्या कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ ए, क्या कोसिकेंट के लिए हम कॉस ही यूज करते हैं, ध्यान से देखो। कोसिकेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोसिक यूज करते हैं, कोसिकेंट कॉस नहीं यूज करते। कॉस के लिए तो हम यूज करते हैं कोसाइन, क्या यूज करते हैं, कोसाइन, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, कॉट मल्टीप्लाई, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, देखो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो इसमें क्या कर रखा है, कॉट ए का मतलब है कि आपने कॉट को मल्टीप्लाई कर दिया ए से। देखो एंगल को कभी भी किसी से कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नया नहीं आता, बेसिकली इसका मतलब ये है भी नहीं, फॉल्स है, खत्म बात है, ठीक है। कॉट की कोई वैल्यू है नहीं है, एक ही कोई वैल्यू मल्टीप्लाई, ये फॉल्स है, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये दोनों को दोनों साथ में लिखे जाते हैं, ये तरीका होता है बस लिखने का, सिंपल है, ठीक है। ये बस एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है। नंबर को हम ऐसे 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 क्यों लिखते हैं 5, ऐसे क्यों ऐसे क्यों नहीं लिखते घुमा के ऐसा करके कुछ, जब भाई लिखने का तरीका है हमारे पास, इसका मतलब ये नहीं होता, मतलब मजाक मजाक की बात नहीं, बट ये प्रोडक्ट नहीं होता, सिंपल सी बात है। कॉट ऑफ ए का मतलब है कि आपको एंगल ए का कॉट लेना है, कॉटेंजेंट लेना है, और उसका मतलब होता है बी अपॉन पी, सिंपल, ठीक है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं होता ये, ठीक है। अच्छा अगली चीज, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, भाई बताना है आपको कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो पहले हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, और साइन थीटा का मतलब कितना होता है, पी अपॉन एच, और इज इक्वल टू 4/3। अब बताओ, पी की वैल्यू मिल रही है 4, एच की वैल्यू मिल रही है 3, क्या एच 3 हो सकता है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो हमें हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी रहेगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका, आपका ये फॉल्स आएगा। मैं सारे आंसर लिख देता हूँ। आपका ये वाला, तो ये वाला फॉल्स था, ये वाला ट्रू था, कॉस इज ये फॉल्स था, कॉट इज प्रोडक्ट ये भी फॉल्स था, और ये वाला भी फॉल्स था, सारे सारे फॉल्स थे, सारे फॉल्स थे। खाने मुझे तो याद नहीं है, मैंने देखा भी नहीं था। देख नहीं आंसर, अगर कहीं गलत वलत हो तो बता देना कमेंट में, मेरे पास आंसर शीट है नहीं, ठीक है। सीकेंड इज इक्वल टू 12/5 h/p, मुझे लगता है सही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा लेक्चर होता है एंड, बड़ी लंबी वीडियो रही हमारे पास, बड़ा ही 2 वीडियो में मुझे बांटना पड़ा एक्सरसाइज को, आई एम सॉरी, बट क्या करें, हमारे पास आंसर थे इतने इंपॉर्टेंट तरीके से करने के लिए, तो मैंने आपको बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से सारे आंसर करवाए हैं। आपको जा करके देखना कि आपकी गलती कहाँ पे हुई, और कौन सा क्वेश्चन आपको लगा कि इंपॉर्टेंट है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और आगे जो हमें पढ़ना है वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल। अब हम एंगल्स को डिग्री में लेने वाले हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 तो नहीं लेते हैं, 60 डिग्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखेंगे क्या होते हैं, और उस पर सवाल वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए, सीखने के लिए आप लोग बने रहें हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से हम सीखते रहें, और जो आपके दोस्त वगैरह उनको भी आप समझाएं कि मतलब आपको अगर कुछ चीज़ सीखने को मिली तो उनको भी जाकर के आप समझाएं कि इस तरीके से होता है, और उनको भी बताएं कि हमारे भैया पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।